भारत सरकार की तरह भारत के अन्य लोग भी बड़े दिलवाले हैं। इन्होंने भूकंप क्षेत्र में ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। हम आपकी बहुमूल्य मदद के लिए आभारी हैं। जब फरवरी 2023 में तुर्की में भयानक भूकंप आया, तब ये शब्द भारत में मौजूद वहाँ के राजदूत फिरात सुनैल के थे, क्योंकि तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर उन्हें हर संभव मदद भेजी थी। अब इसी देश का एक और बयान सुनिए। तारीख है 14 मई 2025। बयान है, मेरे प्यारे भाई शाहबाज खान, दुनिया में बहुत कम देशों के बीच तुर्की और पाकिस्तान के जैसी सच्ची दोस्ती है। विवादों को सुलझाने में बातचीत और समझौते को प्राथमिकता देने वाली पाकिस्तान की समझदारी भरी धैर्यवान नीति की हम सराहना करते हैं। हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आपके माध्यम से मैं अपने मित्र और भाई पाकिस्तान को दिली मोहब्बत के साथ नमस्कार करता हूं। पाकिस्तान तुर्की दोस्ती जिंदाबाद। ये रहा तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप एर्दोगान का हालिया बयान, जो भारत के चलाए ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया है। कैसे तुर्की, जो कभी भारत का एहसानमंद था, अब पाकिस्तान का मित्र और उससे भी बढ़कर भाई बन गया है। क्या दोनों देशों ने मिलकर इस्लाम की ठेकेदारी का बीड़ा उठा लिया है? ये चोर चोर मौसेरे भाई वाला हिसाब है या फिर गुरु चेले की कोई नई जोड़ी? क्या है इस मुस्लिम देश तुर्की की हकीकत? नमस्कार, मैं अभिषेक और आज की तारीख में बात तुर्की के अतीत की, जो उसके वर्तमान को गढ़ने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. कहावत है, दुश्मन का दोस्त अपना भी दुश्मन। पाकिस्तान का तो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र हमें सब पता है। आज देखते हैं, आज जानते हैं कि दुनिया को इस्लाम की दुहाई देने वाले और पाकिस्तान के नए मसीहा बन रहे तुर्की के खुद के पैर कितने ज़मीन पर और कितने हवा में हैं। दुनिया के नक्शे पर अगर नज़र डालेंगे तो पश्चिम एशिया और पूर्वी यूरोप को जोड़ने का काम तुर्की की बॉस्फोरस जलसंधि करती है, काला सागर और भूमध्य सागर के बीच। इसी के दोनों छोर पर है दुनिया का शायद एक ऐसा शहर जिसके इतिहास में झांकने से धर्म की परतें खुलती हैं। कैसे ईसा के ज़माने से यूनानी, फिर ईसाई, फिर इस्लाम, फिर एक गणतंत्र और अब कट्टरपंथ के हाथों में है। ईसा के ज़माने में आज का इस्तांबुल ग्रीक रोमन साम्राज्य में बाइजेंटियम के नाम का एक शहर हुआ करता था। जल संधि के मुहाने के शहर के तौर पर इसकी उपयोगिता भी अच्छी खासी थी। ऐसे में जब चौथी सदी में रोमन साम्राज्य में कलह शुरू हुआ, तो रोमन साम्राज्य के शासक कॉन्स्टेंटाइन प्रथम ने बाइजेंटियम को पुनर्स्थापित किया और नाम क्या दिया? नाम दिया कॉन्स्टेंटाइनोपोल। हम इसे ही कुस्तुनतुनिया कहते हैं। साल दर्ज हुआ 330 ईस्वी। इससे 5 साल पहले एक ज़रूरी घटना हुई थी जिसने असल में कुस्तुनतुनिया के बनने का आधार तैयार किया। इसी के बगल इज़निक में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम की अगुवाई में निकेया की पहली परिषद आयोजित हुई, जिसने ईसा की दैवीयता को स्थापित किया। ऐसे में कुछ कायदे कानून बने। 537 ईस्वी में हागिया सोफिया कैथेड्रल के बनने से कुस्तुनतुनिया पूरे ईसाइयों के लिए आस्था का विशेष केंद्र हो चुका था। 7वीं सदी में पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम का संदेश दुनिया को दिया और उनके जाने के बाद इस काम को खलीफा के पद वाले लोगों ने निभाना शुरू किया। धर्म और राज्य दोनों को बढ़ाने के चलते दूसरे खलीफा उमर और ईरान शहर के ससानिद साम्राज्य में नहाविद की लड़ाई हुई। उमर की जीत। इससे पहले यरमौक के युद्ध में बाइजेंटाइन, फिर कदीसिया के युद्ध में ससानियों को हराकर खलीफा आगे बढ़ते आ रहे थे। ये ससानी तुर्क एक खाना बदोश समूह थे। आगे इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया और अनातोलिया में एक शक्तिशाली सल्तनत स्थापित की। 11वीं सदी से बाइजेंटाइन साम्राज्य को सेल्जुक तुर्कों से बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा। 1071 में मंजी कल्ट की निर्णायक लड़ाई बाइजेंटाइन लोगों के लिए करारी हार थी, जिसने अनातोलिया में बड़े पैमाने पर तुर्की बस्ती का मार्ग प्रशस्त किया। इसने इस क्षेत्र के धीरे धीरे इस्लामीकरण और तुर्कीकरण की शुरुआत को चिन्हित किया। अनातोलियाई बाइलिक्स के रूप में जानी जाने वाले विभिन्न तुर्की रियासतें उभरी, जिनमें से हर एक सत्ता के लिए लड़ मर रहे थे। ऑटोमन इनमें से सबसे सफल के रूप में उभरा।
उस्मान प्रथम द्वारा स्थापित, जिसने कमज़ोर बाइजेंटाइन साम्राज्य का फ़ायदा उठाते हुए धीरे धीरे अपने क्षेत्र का विस्तार किया। ऑटोमन ने एक दुर्जेय सेना विकसित की। और फिर आती है एक तारीख 29 मई 1453। इसे इतिहास कुस्तुनतुनिया के पतन के तौर पर जानती है। ये पतन एक शहर, एक राजधानी का नहीं था, बल्कि ये पतन एक ज़रूरी संकेत दे रहा था। 750 साल तक सत्ता में रहने वाला बाइजेंटाइन साम्राज्य ढह चुका था। इसे अंजाम दिया था उस्मान के बाद सुल्तान बने महमेद द्वितीय की अगुवाई में ऑटोमन द्वारा कुस्तुनतुनिया पर एक लंबी घेराबंदी के बाद जीत हासिल की गई। कुस्तुनतुनिया का नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया गया और ये ऑटोमन साम्राज्य की नई राजधानी बन गया। हागिया सोफिया को एक मस्जिद में बदल दिया गया, जो धार्मिक और राजनीतिक प्रभुत्व में बदलाव का प्रतीक था। ऑटोमन के तहत इस्तांबुल एक बड़ा डायस्पोरा समेटे हुए मुस्लिम साम्राज्य का केंद्र बन गया था। दक्षिण पूर्व यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक इसका विस्तार देखा जा सकता था। शरीयत ने साम्राज्य के कानूनी और सामाजिक ढांचे में ज़रूरी भूमिका निभाई। यहाँ ये भी गौरतलब है कि गैर मुस्लिमों को कुछ शर्तों के तहत अपने धर्मों का पालन करने की अनुमति भी तब दी गई थी। इस्लामी कला, वास्तुकला, विज्ञान और साहित्य के नज़रिए से कुछ बेहतर काम ज़रूर हुए। 17वीं सदी के जाते जाते ऑटोमन साम्राज्य की शक्ति और क्षेत्र दोनों में गिरावट आनी शुरू हुई। आंतरिक कलह, भ्रष्टाचार, यूरोपीय शक्तियों के उदय का सामना करना पड़ा। आधुनिकीकरण के प्रयास किए गए, लेकिन साम्राज्य पश्चिम के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करता रहा। इसकी विविध आबादी के भीतर राष्ट्रवादी आंदोलनों ने भी इसके कमज़ोर होने में योगदान दिया। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी के खेमे से ऑटोमन साम्राज्य ने भागीदारी की। इसकी हार हुई। 1919 में मित्र राष्ट्रों द्वारा उसका विघटन कर दिया गया। फिर 1920 में हुई सेव्रेस की संधि ने ऑटोमन की ज़मीन को बांटने का खाका तैयार किया। इसके ठीक बाद 1920 के दशक में शुरुआती बरसों में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में तुर्की राष्ट्रवादी आंदोलन उभरा। परिणाम स्वरूप अतातुर्क ने 1923 में अंकारा को अपनी नई राजधानी के रूप में स्थापित करते हुए तुर्कीय गणराज्य की स्थापना की। अतातुर्क ने तुर्की के आधुनिकीकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण के उद्देश्य से कट्टरपंथी सुधारों का एक बड़ा कार्यक्रम भी शुरू किया। इसमें 1924 में खलीफा का उन्मूलन, एक नए धर्मनिरपेक्ष कानूनी संहिता को अपनाना, लैटिन वर्णमाला की शुरुआत और धार्मिक आदेशों का दमन शामिल था। भले ही आबादी मुख्य रूप से मुस्लिमों की रही हो, लेकिन अतातुर्क ने नए देश को एक धर्मनिरपेक्ष पहचान देने पर जोर दिया। तुर्की गणराज्य के इतिहास में धर्मनिरपेक्षता और इस्लाम बहुत अच्छे से चले आ रहे थे। फिर नई सदी के साथ तुर्की की राजनीति में भी एक बड़ा बदलाव आया। एर्दोगन का सत्ता में आना। एर्दोगन की AKP करीब 22 वर्षों से अब वहाँ पर सत्ता में है। एर्दोगन पहले 2003 में प्रधानमंत्री बने, फिर 2014 से एर्दोगन ने मामला ही बदल दिया, खुद राष्ट्रपति बन बैठे। कुस्तुनतुनिया से आधुनिक तुर्की तक की यात्रा बदलाव की कहानी बयां करती है। एक ईसाई राजधानी से यह एक शक्तिशाली इस्लामी साम्राज्य का केंद्र बना। तुर्की गणराज्य में इसके ढलने में इस्लाम धर्म की उदारता को भी दुनिया ने देखा। लेकिन आज नियंत्रण और संतुलन दोनों ही एक हाथ में है। प्रेस पर सेंसर, न्यायिक शक्तियां किसी के इशारे पर हैं, महंगाई और करेंसी फ्लक्चुएशन आम बात है। धर्म के नाम पर कट्टरता फिलहाल काफ़ी बढ़ चुकी है और उदारता का कट्टर पंथ की तरफ झुकाव जारी है। आप समझ सकते हैं कि अच्छे इतिहास के बावजूद गलत हाथों में वर्तमान होने से कैसे धर्म और देश दोनों को नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान के बाद तुर्की भी इसकी तस्दीक कर रहा है। रही बात भारत की, तो मौजूदा परिप्रेक्ष्य में, मौजूदा संदर्भ में भारत के इन दोनों देशों के साथ कैसे संबंध हैं, ये आपके सामने ही है। पाकिस्तान जो लगातार आतंकवाद को पालता पोसता रहा है और उसी के पाले पोसे आतंक ने जब भारत में हमला किया, कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला किया, तो इसके बाद भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के तमाम आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। इसके बाद भी जब पाकिस्तान नहीं रुका तो उसे मुकम्मल जवाब इसके बाद भी दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर को लगातार जारी रखकर। यह तो हुआ भारत और पाकिस्तान के समीकरण। दूसरी तरफ तुर्की ने हाल के समय में लगातार अपनी खुद की पीठ भी ठोकी है और इस बात को खुलकर स्वीकारा भी है कि वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। जैसा कि हमने आपको तुर्की का एक बयान भी
आज शुरुआत में ही बताया सुनाया। तुर्की का ये स्टैंड रहा है जिस पर भारत ने कड़ा संज्ञान भी लिया है और भारत ने ये साफ कहा है कि अपने हितों की रक्षा के लिए भारत के पास किसी भी तरह का कदम उठाने का पूरा अधिकार है। तो इस बात से ये भी स्पष्ट है कि भारत अपने हितों का, अपने नागरिक हितों का, अपनी संप्रभुता का, अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रख सकता है। इसके लिए चाहे जो भी कदम उठाने पड़े। भारत ऑपरेशन सिंदूर चलाने में भी सक्षम है और ऑपरेशन दोस्त चलाने में भी सक्षम है। फिलहाल तुर्की की जो कहानी हमने आपको सुनाई उसमें आज इतना ही। तारीख का ये अंक लिखा है अनुराग ने। फिर आपसे मुलाकात होगी। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।